क्या हाल चाल है सबके। तो जैसा कि आज हम बात करेंगे मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के बारे में, और इसमें जितने भी संशोधन किए गए, आज इसका क्या स्वरूप है उस हिसाब से हम बात करेंगे। ठीक है, सारे संशोधनों को ध्यान में रखते हुए उसके पहले कुछ प्रॉब्लम्स जो मेरे पास आ रही हैं वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। एक प्रॉब्लम है हिंदी की। मैं खुद भी हिंदी मीडियम से हूँ और ये मेरे सामने भी आई थी, और मैं देख रहा हूँ कि बच्चे इसको काफ़ी पूछ रहे हैं। तो देखिए, आप तैयारी कर रहे हैं, पहली बात तो यूपीएससी की, ठीक है। दूसरी बात, आप तैयारी कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव पेपर की, जिसमें बायलिंगुअल पेपर आने वाला है। मीन्स इंग्लिश में ही पेपर रहेगा और हिंदी में ही पेपर रहेगा। एक सब्जेक्ट आपका ऑलरेडी इंग्लिश है, ठीक है, जिसके 20 क्वेश्चन है, तो इंग्लिश तो आपको पढ़नी ही है, ठीक है। उसके बाद में पेपर है बायलिंगुअल, और सिविल सर्विसेज आप नहीं दे रहे हैं, मीन्स रिटर्न आप नहीं लिखने वाले हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की, तो वो चीज़ ठीक है, मानने वाली है कि आपको लिखना है जाके, तो आपको टर्म्स हिंदी की ही चाहिए, इसलिए आपको नोट्स हिंदी के ही चाहिए। लेकिन देखिए, क्योंकि यहाँ पे आप तैयारी कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव पेपर की और उसमें बायलिंगुअल आएगा, तो यहाँ पे आप ठीक है डिमांड कर रहे हैं, या मतलब चाह रहे हैं कि आपको हिंदी में सब मिल जाए। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि मैं खुद भी एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, और जब मेरे सामने प्रॉब्लम आई, जब मैंने भी पढ़ना चालू किया और ये लगा कि जो क्वालिटी है वो इंग्लिश में है, मीन्स अधिकतर जो अच्छी कोचिंग्स हैं, अधिकतर जो अच्छे टीचर हैं वो इंग्लिश में प्रोवाइड करा रहे हैं, तो किधर जाना चाहिए, मुझे क्या चुनना चाहिए, मुझे भाषा चुननी चाहिए या फिर क्वालिटी चुननी चाहिए, नॉलेज चुननी चाहिए, ठीक है। तो मैंने उस टाइम पे नॉलेज को ही चुना, क्वालिटी को ही चुना, क्योंकि देखिए, किसी भी युद्ध की एक ही शर्त होती है, जीत। आप सिलेक्शन के लिए आए हैं, आप भाषा का डिवाइडेशन करने नहीं आए, आप चाहते हैं सिलेक्शन, ठीक है। मैंने पहले भी कहा था, ये लड़ाई सेलेक्टेड और नॉन सेलेक्टेड की है, सिर्फ एक शब्द को हटाने की सारी लड़ाई है। वो शब्द अगर नहीं हटता है, नॉट सेलेक्टेड आप आज हैं और नॉट सेलेक्टेड ही लास्ट में रहता है, तो फिर कोई फायदा नहीं है कि क्या आपने पढ़ा था और क्या आपने नहीं पढ़ा था। और जो ये कहते हैं, तो मुझे बुरा भी लगता है, हंसी भी आती है और गुस्सा भी आता है कि हम पहली बार कर रहे हैं, और पहली बार तो हम देख रहे हैं पेपर कैसा आता है। पहली बार तो मैंने, अगर आप ये एक्सप्लेनेशन देते हैं पेपर देने के बाद में कि मैं तो पहली बार देके देख रहा था, तो देखिए, यहाँ पहली बार कुछ नहीं होता। अगर आपको पेपर देखना है तो आप देखिए प्रीवियस ईयर पेपर, आप देखिए मॉडल पेपर्स, आप कुछ भी देखिए, लेकिन इसको पहली बार सोच के मत दीजिए। पहला और आखिरी बार कंपटीशन एग्जाम्स इसलिए नहीं होते कि आप उसको देके देखेंगे, ठीक है। तो जो भी हो, तैयारी पूरी ही करके जाना है। और जहां बात आती है लैंग्वेज और नॉलेज में से चुनने की, तो मैंने नॉलेज चुनी थी और उसका परिणाम है कि सारे एग्जाम्स में मैं सेलेक्ट हुआ, ठीक है। वही मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप भी नॉलेज को चुने, कोशिश करें, मिल जाए तो अच्छा है। लेकिन मैंने अधिकतर क्या देखा है कि श्रम कानून जैसे आपको बोल दिया, लेबर लॉस को श्रम कानून बोल दिया, ठीक है। पॉलिटी को मैंने राजनीतिक विज्ञान बोल दिया, हिस्ट्री को मैंने इतिहास बोल दिया। ऐसा बोल के कोई आपको बुला रहा है कि मैं आपको श्रम कानून पढ़ाऊंगा, और वो आपको एक एक्ट को अधिनियम बोल के उसकी 3-4 बातें बता के आगे बढ़ जाएगा, और आपको लगेगा कि मैंने हिंदी में पूरा पढ़ लिया। तो हिंदी में आपने पढ़ लिया, लेकिन नॉलेज आपको पूरी नहीं मिली, आप उस क्वेश्चन का आंसर वहां नहीं दे पाए, तो क्या मतलब हुआ उस पढ़ने का, आप मुझे बताइए। इसलिए जब भी नॉलेज की बात आए, तो हमको नॉलेज को ही चुनना है, सिलेक्शन के आगे कुछ नहीं चुनना है। किसी भी युद्ध की एक ही शर्त है, जीत, ठीक है। सिलेक्शन की तरफ जाना है, तो अगर आपको इंग्लिश में मिल रहा है, टर्म्स ही तो सिर्फ इंग्लिश हो जाएंगी, और वो वहां आपको बायलिंगुअल मिलेंगी, ठीक है। आपको इंग्लिश समझ में आए इंग्लिश में करना, हिंदी समझ में आए हिंदी में करना, लिखना तो आपको है नहीं, ठीक है। इंटरव्यू भी आपका हिंदी में हो सकता है, ठीक है। तो जो दिक्कत है वो कहीं नहीं है, आपको नॉलेज की बात है, नॉलेज आप वहां से लीजिए जहां आपको बेस्ट मिल रही है, ठीक है। उसमें भाषा का बैरियर मत लगाइए, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि भाषा का बैरियर मत लगाइए, सिलेक्शन की तरफ जाइए, भाषा से उठ के सोचिए, अपने सिलेक्शन के लिए सोचिए, ठीक है। तो हम बात करते हैं मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 की, ठीक है। तो इसमें कई समय पर बदलाव होते रहे, लगातार ये एक्ट जो है चेंज होता रहता है। मिनिमम वेजेस हर साल डिसाइड की जाती हैं, ठीक है। जो वेरिएबल डियरनेस अलाउंस यानी डीए हर 6 महीने में बढ़ाया जाता है, ठीक है। तो वो सब चीज़ों की हम बात करेंगे कि कैसे कैसे ये हुआ। इसके पहले जो क्वेश्चन आए थे पिछले साल, मतलब प्रीवियस पेपर में 2 क्वेश्चन आए थे इस एक्ट से रिलेटेड। एक तो सिंपल था कि जो सेंट्रल एडवाइजरी बॉडी है इसकी, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड है, उसका जो चेयरमैन होता है वो कहाँ से आता है, तो वो सिंपल सा था कि जो नॉमिनेटेड है, जो इंडिपेंडेंट पर्सन है 1/3 उसमें से आता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन जो था वो घुस के क्वेश्चन था कि एक्योर्स फॉर्मूला जो है वो किस वेज के कैलकुलेशन में एसोसिएटेड है, उससे संबंधित है।
तो उसका जो आंसर था वो मिनिमम वेज था, लेकिन जो उसके ऑप्शन थे वो थे रियल वेज, मिनिमम वेज, फेयर वेज। ठीक है, इनको हमको समझना जरूरी है। और लिविंग वेज की ये वेजेस क्या हैं और उसका आंसर हमको कैसे देना चाहिए था। कभी भी जब आपको पढ़ना है तो आपको सिर्फ एक्ट तक आप पढ़ लें, ये जो सब्जेक्ट है वो सिर्फ एक्ट तक ही नहीं है, उसके अलावा टाइप्स ऑफ यूनियन, टाइप्स ऑफ पर्सपेक्टिव, आर्बिट्रेशन, कैसे कंसाइलेशन होता है, कैसे सुलह होती है, सब कुछ है इसमें, सबसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो जो बड़ा एक एक्ट है कंपनीज एक्ट, उसी का सिर्फ शेड्यूल पूछा है यूपीएससी ने। बाकी चाहे ईएसआईसी हो, फैक्ट्रीज एक्ट हो, स्टैंडिंग ऑर्डर हो, मिनिमम वेजेस हो, मैटरनिटी हो, जितने भी एक्ट हैं जो छोटे हैं और इम्पोर्टेंट हैं, उनके अंदर घुस के यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। तो आपको भी अंदर घुस के पूरी नॉलेज लेने की जरूरत है। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि क्या होती है रियल वेज। तो रियल वेज जो है वो बेसिकली परचेस पावर से संबंधित है, कि आपको जो पैसे मिल रहे हैं उससे मतलब नहीं है, आप उससे क्या खरीद सकते हैं उससे मतलब है। तो ये तो अलग अलग जगह अलग अलग हो जाएगी, और जो भी इन्फ्लेशन रेट है उससे इसका मतलब है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं लिविंग वेज की। तो लिविंग वेज हमारे संविधान से आती है। संविधान में लिखा हुआ है कि हर आदमी को जो है मिनिमम लिविंग वेज मिले, जिससे वो कंफर्ट अपनी जिंदगी जी सके। ठीक है, वो लिविंग वेज हो गई। इसके बाद है फेयर वेज। फेयर वेज ये है कि इसमें लिविंग वेज के साथ साथ जो कैपेसिटी है किसी इंडस्ट्री को पे करने की, उसको भी ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, कैपेसिटी ऑफ इंडस्ट्री टू पे, एक उद्योग उद्योग की कितनी क्षमता है पे करने की, उसको भी ध्यान रखा जाएगा, तो वो फेयर वेज हो जाएगी। फेयर वेज को ध्यान में रखते हुए जो कमेटी थी, उसको इंडियन काउंसिल को बोला गया कि आप जो है इसके बारे में निकाल के लाओ। तो वो एक मिनिमम वेज के साथ आया। मिनिमम वेज में सब कुछ आता है, मिनिमम वेज में लिविंग वेज भी आती है, उसके साथ और कंफर्ट भी आता है कि अगर आपकी आप आदमी हो कमाने वाले और एक वाइफ है और बच्चे हैं, तो उसमें वाइफ का बच्चे का आप ध्यान रख सको, उनकी पढ़ाई करवा सको, कोई त्योहार भी मना सको, कोई ओल्डर एज है उसका भी ध्यान रख सको। ठीक है, ये सब उसमें आता है कि आप एक अपनी जो लिवलीहुड है, जो जीवन है, उसको अच्छे से जी सको कंफर्ट के साथ में। ठीक है, ये सब जो है पार्ट है मिनिमम वेजेस का। तो मिनिमम वेजेस इसीलिए अलग हो जाती है, तो जो कैलकुलेट करने वाली चीज है वहां पे मिनिमम वेज ही, और एक्ट भी आपने मिनिमम वेज का पढ़ा, तो आंसर मिनिमम वेज लगाना चाहिए था। अगर नहीं पता है तो नहीं लगा पाए होंगे। तो ये बात है कि हमको एक एक चीज की पूरी नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो मिनिमम वेजेस जो है वो बार बार हर साल जो है बदली जाती है। अभी जो 2019 की है वो 176 रुपीज नेशनल एक जो मिनिमम वेज है वो रखी गई थी, लेकिन ये बाइंडिंग नहीं है, स्टेट्स पर ध्यान रखें। और एक नेशनल जो फ्लोर बनाया गया है, नेशनल मैंडेटरी फ्लोर, नेशनल मैंडेटरी वेज फ्लोर, वो बनाया गया है 2 रुपए बढ़ा के 178 पे, यानी इससे नीचे आप नहीं रख सकते। लेकिन ये बाइंडिंग नहीं है किसी भी स्टेट पे, इसलिए हर स्टेट जो है अपने हिसाब से, जो भी उसकी इंडस्ट्रीज है उनके हिसाब से भी, अंडमान निकोबार डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से भी तोड़ देता है। बाकी सब राज्य जो है वो इंडस्ट्रीज के हिसाब से तोड़ते हैं। तो ये हर राज्य पे डिपेंड है, और इसीलिए बहुत बड़ी इसकी रेंज है, 38 रुपए से लेकर 418 की इसकी रेंज है। इसीलिए बाइंडिंग नहीं है। ठीक है, किसी भी राज्य पे ये लीगल एक्शन नहीं हो सकता इसके खिलाफ। ये स्टेचुटरी यानी वैधानिक इसको मान्यता है। ठीक है, उसके आधार पे अगर कोई कम करता है, मींस मिनिमम वेजेस से अगर कोई कम पे कर रहा है और उसको मतलब शिकायत की जाती है और वो सही पाया जाता है, तो जो फिर आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा वो हिसाब से लिया जाएगा कि आप बॉन्डेड लेबर में है। जैसे संविधान में भी लिखा हुआ है कि बॉन्डेड लेबर कहा जाएगा अगर मिनिमम वेजेस से कम कोई दे रहा है। ठीक है, मिनिमम वेजेस से कम भी बंदो मजदूरी में आ जाएगा कि आप काम करवा रहे हो तो क्यों करवा रहे हो बिना मिनिमम वेजेस के। ठीक है, तो तब एक्शन लिया जा सकता है, और उसमें फिर 10,000 रुपए तक जुर्माना, 5 साल की जेल, ये सब कानून है। तो मिनिमम वेजेस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, जो अलग अलग टाइम पे, जैसे जो डीए बढ़ता है स्टेट गवर्नमेंट्स का भी आप देखते होंगे, पहले सेंट्रल का आता है, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट का आता है कि हर 6 महीने में डियरनेस अलाउंस डीए जो है वो बढ़ता है। ठीक है, उसको वेरिएबल डियरनेस अलाउंस इसीलिए कहते हैं, बीडीए, वो बढ़ता है। लेकिन वो किस बेस पे बढ़ता है? इंडिया में जो लिविंग इंडेक्स नंबर है उसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से देखा जाता है, सीपीआई से, और वो अगर 50 पॉइंट्स बढ़ता है या फिर 6 महीने, इन दोनों में से जो भी पहले होता है उसके हिसाब से ये चीजें रिव्यू की जाती हैं। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कैसे कैसे इनको रिव्यू किया जाता है। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। मिनिमम वेज में क्या क्या आता है, लिविंग वेज में क्या आता है, फेयर वेज में क्या आता है, रियल वेज में क्या आता है, किस हिसाब से डिसाइड होती है। ठीक है, तो हम बात करते हैं इस एक्ट की। और एक इम्पोर्टेंट चीज और है कि जो एमजी नरेगा है, ठीक है, महात्मा गांधी नरेगा, वो मिनिमम वेजेस एक्ट में आती है या नहीं आती है।
तो सरकारें तो ये कहती हैं कि इसको अलग रखा जाएगा, लेकिन आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि जो है उसकी जो मिनिमम वेजेस है वो इससे कम है, मीन्स मिनिमम वेज से उसको कम दे रहे हैं, तो ये क्या इलीगल नहीं है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल ये इलीगल है और मिनिमम वेजेस के आधार पर उसको देना चाहिए, लेकिन फिर भी सरकार उसको अलग रखती है। और प्रणब मुखर्जी की अध्यक्षता में लास्ट में जो इसमें डेवलपमेंट हुआ है सबसे महत्वपूर्ण, वो प्रणब मुखर्जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी जिसने ये कहा कि ठीक है एमजी नरेगा को हम देंगे मिनिमम वेजेस से ज्यादा, लेकिन फिर भी उसको मिनिमम वेजेस से अलग ही रखा गया। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं इस एक्ट की। ठीक है, तो ये होल ऑफ इंडिया पे लागू हुआ, लेकिन होल ऑफ इंडिया में वही बात फिर से है कि ये सब जगह सबका जो ज्योग्राफिकल हिस्ट्री है, सबका जो इंडस्ट्रीज है, महाराष्ट्र का कुछ और होगा, अंडमान निकोबार का कुछ और होगा, तेलंगाना, राजस्थान, हर राज्य का अपना अलग अलग है, तो ये सब पे एक नहीं हो सकता, इसलिए नेशनल वेज बोल दिया, लेकिन वो बाइंडिंग नहीं है। ठीक है, सब अपने हिसाब से इसको चेंज करते हैं। इसमें एडोलेसेंट का मतलब क्या है? पहला जो चैप्टर हम डेफिनेशन की बात करते हैं, तो इसमें एडोलेसेंट का मतलब वही है कि जो 14 साल से बड़ा और 18 साल से छोटा है। एडल्ट का मतलब है जो 18 साल से बड़ा है। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, वही जो हमने कल भी बात की थी कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या है, जो किसी भी संस्था को जो निर्धारित कर रही अथॉरिटी वो किसके थ्रू आई है। अगर एक सेंट्रल एक्ट के थ्रू आई है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हो जाएगी। अगर स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू है, स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी उसको गवर्न कर रही है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट हो जाएगी। ठीक है, तो कोई भी शेड्यूल जो है एम्प्लॉयमेंट का, वो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट से आ रहा है, रेलवे एक्ट से है, माइन से है, मेजर पोर्ट से है, तो ये सब जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में। अदर जो शेड्यूल्ड है स्टेट गवर्नमेंट से, वो स्टेट गवर्नमेंट में आएंगे। चाइल्ड का मतलब क्या है? जो 14 साल जिसने कंप्लीट नहीं किए हैं। ठीक है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी किसको कहा जाएगा? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का मतलब है एक अथॉरिटी अपॉइंटेड बाय एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट थ्रू एनी ऑफिशियल गजेट टू असर्टेन फ्रॉम टाइम टू टाइम द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, जो मैंने आपसे कहा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स माना जाता है इंडिया में, तो एप्लीकेबल टू द एम्प्लॉयज एम्प्लॉयड इन द शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट स्पेसिफाइड इन सच नोटिफिकेशन। किसी नोटिफिकेशन में सरकार कह रही है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के लिए कि आप जाइए पता लगाइए कि मिनिमम वेजेस क्या होनी चाहिए, तो वो अथॉरिटी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इन रिलेशन टू एम्प्लॉयज इन एनी शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर की अगर हम बात करें तो किसी भी एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या होती है, वो विच मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस हैव बीन फिक्स्ड, जो भी मिनिमम वेजेस आपकी फिक्स्ड की गई है, मीन्स द इंडेक्स नंबर असर्टेन्ड एंड डिक्लेयर्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिक्लेयर कर देगी, सरकार ने दिया दायित्व कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो भी लिविंग इंडेक्स नंबर वहां के लिए किसी भी पर्टिकुलर जगह के लिए किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए उठा देगी, वही मान लिया जाएगा। एम्प्लॉयर का मतलब क्या है? एम्प्लॉयर की बात हम पहले भी कई बार कर चुके हैं। एम्प्लॉयर का मतलब है कोई भी पर्सन जो एम्प्लॉय है डायरेक्टली या किसी एजेंसी के थ्रू, मतलब एम्प्लॉयर कौन है? जो पर्सन है जिसको अथॉरिटी दी है किसी भी गवर्नमेंट ने। ठीक है, या फिर अगर वो वहां पे नहीं है तो लोकल अथॉरिटी है, वो नहीं है तो सीईओ है, वो नहीं है तो जो सुपरवाइजरी है। ठीक है, तो ये सब जो है एम्प्लॉयर में कहा जाता है। फैक्ट्रीज एक्ट में लिखा हुआ तो उसके हिसाब से चलेगा, और नहीं तो जो भी लोकल अथॉरिटी है या सीईओ है या फिर जो भी उस टाइम पे सुपरविजन में है उसको हम एम्प्लॉयर कहेंगे। ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जो भी पिछले जो लोग नए जुड़े हैं वो पिछले वीडियो जरूर देखें, जहाँ पे मैंने स्ट्रेटजी की बात की है, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए। ठीक है, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, कितने क्वेश्चन आप जो है नहीं करने चाहिए, क्या आपकी सक्सेस रेट उसमें रहनी चाहिए, कितने क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, तो इन सब की जहां मैंने बात की है। और हर सब्जेक्ट का जो पहला लेक्चर है वो इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ध्यान रखिए यूपीएससी कभी भी पास्ट को नहीं छोड़ती है। ठीक है, यूपीएससी हमेशा पास्ट को पकड़ के रखती है, इसलिए आपको भी पकड़ के रखना है। तो ये जो भी नए जुड़े हैं वो उनको जरूर देखें। इसके बाद हम बात करते हैं प्रेस्क्राइब्ड की। तो प्रेस्क्राइब्ड का मतलब है कि जो भी इस एक्ट के तहत नियम है। ठीक है, शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट किसको कहा जाएगा? एन एम्प्लॉयमेंट स्पेसिफाइड इन शेड्यूल और एनी प्रोसेस और ब्रांच ऑफ वर्क फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सच एम्प्लॉयमेंट। किसी भी एम्प्लॉयमेंट को हम जो है शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट कब कहेंगे? जब किसी भी गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू उसके या उसके तरह के एम्प्लॉयमेंट को शेड्यूल किया गया है। वेजेस क्या होंगी? ठीक है, तो वेजेस की भी हम बात कर चुके हैं कई बार, फिर से देख लेते हैं। वेजेस का मतलब क्या है? रेम्यूनरेशन, जो भी आपको आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस फुलफिल्ड है तो जो भी आपको वेजेस दिया जाएगा। ठीक है, इसमें क्या क्या आता है? जो भी आपको हाउस अकोमोडेशन भी दिया जा सकता है। ठीक है, मीन्स एचआरए की फॉर्म में दिया जा रहा है या किसी भी फॉर्म में दिया जा रहा है, वो सब इसमें काउंट होगा।
क्या क्या काउंट नहीं होगा? सप्लाई ऑफ लाइट, वाटर, मेडिकल अटेंडेंस, एनी अदर एम्यूनिटी जो आपको दी जा रही है या टीए दिया जा रहा है, ग्रेचुइटी दी जा रही है और कंट्रीब्यूशन कोई एम्प्लॉयर आपकी तरफ से कर रहा है, ठीक है, ये सब जो है नहीं काउंट होगा वेजेस में। इसके बाद हम बात करते हैं एम्प्लॉय की। तो एम्प्लॉय कौन सा पर्सन है? जो स्किल्ड है, अनस्किल्ड है, मैनुअल वर्कर है, क्लेरिकल है, कैसा भी है, जिसको नियुक्त किया गया किसी एजेंसी के थ्रू या डायरेक्ट, जो भी आपके किसी भी आपके संबंधित है आपकी संस्था से, वो एम्प्लॉय है, ठीक है। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात आती है तो जो उसके रेलवे है या फिर आर्म्ड फोर्सेस है, माइंस है, मेजर पोर्ट है, वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट बाकी जगह पे, ठीक है। फिक्सिंग मिनिमम रेट ऑफ वेजेस। तो फिक्सिंग जो है मिनिमम रेट ऑफ वेजेस की पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है इसका शेड्यूल का, उसमें जो है इंडस्ट्रीज बताई गई हैं और उनकी मिनिमम रेट किस तरह से फिक्स की जाएगी ये बताई गई है। बाकी जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो अपने हिसाब से तय कर सकती है, जैसे मैंने आपको पहले पूरा बताया कि कैसे कैसे इसको तय किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट किस तरीके से इस रेट को फिक्स कर सकती है। तो मिनिमम रेट वो फिक्स कर सकती है टाइम के हिसाब से। अगर आपका टाइम के हिसाब से है मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फॉर टाइम वर्क, तो टाइम के हिसाब से कर देगी। पीस ऑफ वर्क, अगर आपको कोई काम दिया जाता है वो आपको पूरा करना है तो पीस ऑफ वर्क के हिसाब से आपका किया जा सकता है। अगर आपका ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि टाइम के हिसाब से या फिर पीस ऑफ वर्क के हिसाब से आपको काम मिलता है, किसी भी तरह से मिल सकता है, तो एक गारंटीड टाइम रेट के हिसाब से आपको मिनिमम वेज वो फिक्स कर सकती है कि गारंटीड टाइम रेट से आपको मिलना ही है इतना, ठीक है। इसके अलावा अगर आप ओवर टाइम करते हो तो ओवर टाइम रेट जो है वो अलग है, ठीक है। इसके बाद में क्या है कि डिफरेंट मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस में भी फिक्स्ड फॉर, अलग अलग वेज रेट फिक्स की जा सकती है। एडल्ट, एडोलेसेंट, चाइल्ड, अप्रेंटिस, ठीक है, सबके लिए। एडल्ट है तो अलग है, चाइल्ड है तो अलग है, अप्रेंटिस मतलब ट्रेनिंग में है तो अलग है, डिफरेंट शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट्स के लिए अलग है, डिफरेंट क्लास ऑफ वर्क इन द सेम शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट, सेम शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट है लेकिन क्लास ऑफ वर्क है तो उसके लिए अलग कर सकती है, डिफरेंट लोकेलिटीज के लिए अलग कर सकती है, ठीक है। और किन तरीके से मिनिमम वेजेस अलग किए जा सकते हैं? घंटे के हिसाब से, दिन के हिसाब से, मंथ के हिसाब से, ठीक है, या फिर जो भी किसी जगह पे फिक्स है उसके हिसाब से। यानी जगह जगह पे डिपेंड करेगा, कहीं घंटे के हिसाब से कर सकती है, कहीं दिन के हिसाब से, कहीं मंथ के हिसाब से, कहीं लार्जर वेज पीरियड भी ले सकती है लोकेलिटीज के हिसाब से, ठीक है। अब मिनिमम रेट ऑफ वेजेस क्या होती है? तो ये फिक्स्ड की जाती है और रिवाइज की जाती है गवर्नमेंट से। इसका जो टेन्योर है वो 5 साल का रखा गया है कि 5 साल के अंदर आपको करनी है। अगर 5 साल के अंदर कोई गवर्नमेंट नहीं करती है तो लीगली बाउंड नहीं है कि आपको 5 साल के अंदर करना ही करना है। वैसे तो गवर्नमेंट सारी कर ही देती है, 1 साल में ही कर देती है, ठीक है। लेकिन इसका जो टेन्योर है 5 साल का रखा गया है कि 5 साल में आप कीजिए। अगर 5 साल में कोई गवर्नमेंट नहीं करती है तो उसके पहले की जो थी वही मान ली जाएगी, ठीक है। तो हम बात करते हैं मिनिमम रेट ऑफ वेजेस क्या है। बेसिक रेट ऑफ वेजेस एंड स्पेशल अलाउंस एट अ रेट टू बी एडजस्टेड at such intervals and in such manner as the appropriate government may direct। appropriate government जैसा भी डायरेक्ट करेगी और जिस भी पीरियड के लिए करेगी वैसा हो सकता है। with the variation in cost of living index number, ठीक है। तो cost of living index number के हिसाब से इसको कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं? basic rate of wages with or without the cost of living allowance and cash value of concession इन रेस्पेक्ट ऑफ सप्लाईज ऑफ असेंशियल कमोडिटीज। अगर किसी आप एक स्पेशल क्लास ऑफ वर्कर्स को कहते हो कि इसको हम कंसेशनल रेट पे जो है अनाज वगैरह उपलब्ध कराएंगे तो फिर उसको भी आप कंसिडर कर सकते हो इसमें, ठीक है। जहाँ पे ऑथराइज्ड है कि इस पर्टिकुलर वर्किंग क्लास को हम उपलब्ध कराने वाले हैं। एंड ऑल इंक्लूसिव रेट अलोइंग फॉर द बेसिक रेट द कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंसेज एंड द कैश वैल्यू ऑफ द कंसेशन। तो इनको लेके भी आप बना सकते हो, कंसेशन हम देने वाले हैं, कोई कैश वैल्यू HRA हम दे रहे हैं तो उस हिसाब से आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो। प्रोसीजर फॉर फिक्सिंग एंड रिवाइजिंग मिनिमम वेजेस जो मैंने आपको बताया कि ऑफिशियल गैजेट से आप कर सकते हो। एक टाइम है कि जो है आपको करना है। और बाय द नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट पब्लिश इट्स प्रपोजल्स फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ पर्संस लाइकली टू बी अफेक्टेड देयर बाय स्पेसिफाइड डेट नॉट लेस देन 2 मंथ। यानी जो गवर्नमेंट है वो 2 तरीके से कर सकती है। एक तो वो कमिटी मेथड से कर सकती है, एक नोटिफिकेशन मेथड से कर सकती है। एक वो कमिटी मेथड से यानी जो उस क्षेत्र की कमिटी है उनसे रिकमेंडेशन लेगी, ठीक है, और फिर उसके आधार पे वो निकालेगी। दूसरा वो पर्टिकुलर नोटिफिकेशन निकाल देगी और नोटिफिकेशन के 2 महीने का आपके पास टाइम है, जो भी आप सुझाव देंगे उस हिसाब से फिर वो फाइनल करेगी, ठीक है। किसी भी तरीके से जो आता है वो नोटिफिकेशन में फिर किसी भी तरीके से, चाहे कमिटी मेथड से चाहे नोटिफिकेशन मेथड से, जिस भी मेथड से गवर्नमेंट के पास रिकमेंडेशन आ जाती हैं उसके बाद में फिर वो
नोटिफिकेशन निकालेगी जिसमें वो डेट फिक्स कर देगी कहाँ से उसकी मिनिमम वेजेस जो है वो अप्लाई हो जाएंगी। अगर वो कोई डेट नहीं देती है तो उस नोटिफिकेशन के 3 महीने बाद वो अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं एडवाइजरी कमेटीज की। ठीक है, तो एडवाइजरी कमेटी बनाई जाती हैं और हम बात कर सकते हैं एडवाइजरी बोर्ड की। तो एडवाइजरी कमेटी एंड सब कमेटी ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के हाथ में, उस जगह पे अथॉरिटी के हाथ में बनाना चाहे नहीं बनाना चाहे। ठीक है, कोई फिक्स नहीं है। इसके बाद एडवाइजरी बोर्ड है, तो एडवाइजरी बोर्ड भी वही है, फॉर द पर्पज ऑफ कोऑर्डिनेटिंग द वर्क अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है बना सकती है जनरली इन मैटर ऑफ फिक्सिंग एंड रिवाइजिंग मिनिमम रेट ऑफ वेजेस। मतलब ऐसा नहीं है कि डिस्प्यूट के लिए आएंगे, फिक्सिंग एंड रिवाइजिंग मिनिमम रेट ऑफ वेजेस के लिए भी बनाया जा सकता है और अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वहाँ पे एडवाइजरी बोर्ड फिक्स कर सकती है। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड जो है वो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड तो हो गया एक पर्टिकुलर संस्था के लिए, इंडस्ट्री के लिए, एक टाइप ऑफ इंडस्ट्री के लिए। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड जो है वो बनाया जाएगा सेंट्रल लेवल पे एडवाइस करने के लिए या फिक्सेशन करने के लिए, रिवाइजेशन करने के लिए मिनिमम वेजेस का। ठीक है, इसके मेंबर किस तरह होंगे, इसको कौन डिसाइड करेगा, यही क्वेश्चन आया था पिछली बार जिसकी हम बात करेंगे आगे। ठीक है, तो इसमें जो है दोनों का रहता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का, और जो इसका चेयरमैन होता है वो इंडिपेंडेंट लोग उसमें रहेंगे जो 1/3 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए टोटल नंबर के, और उन्हीं 1/3 जो इंडिपेंडेंट मेंबर है उनमें से इसका चेयरमैन रहता है जो नॉमिनेटेड है। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ कमिटी तो कंपोजिशन ऑफ कमिटी भी वही है जो मैंने आपको बताया कि इक्वल इन नंबर दोनों रहने चाहिए, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई, और अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है इंडिपेंडेंट पर्सन में से उसका चेयरमैन बनाएगी। ठीक है, करेक्शन ऑफ एरर्स, तो अगर कोई इन्होंने जो रिकमेंडेशन दी है उसमें कोई गलती हो गई है तो उसको करेक्ट करने के लिए भी गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन निकाल सकती है जब चाहे कि भाई ये हमसे क्लरिकल मिस्टेक या मैथमेटिकल मिस्टेक हो गई है और उस हिसाब से हम चेंजेस कर रहे हैं। ठीक है, मिनिमम वेजेस पेएबल अंडर दैट शेल बी पेड इन कैश। ठीक है, तो कैश में भी दिया जा सकता है और जहां जहां पे जैसा जैसा गजट निकाल के जो है कह सकती है कि मिनिमम वेजेस आपको कैसे पे करना है। फिक्सिंग ऑर्स फॉर ए नॉर्मल वर्किंग डे, तो जो है फिक्सिंग ऑर्स फिक्स किए जा सकते हैं। इसके हिसाब से जो 1857 में चेंजेस हुए हैं वो हम फाइनल चेंजेस देखते हैं कि एक एडल्ट को 9 आवर्स से ज़्यादा वर्क नहीं करना है एक दिन में, 48 आवर्स वीक से ज़्यादा उसको काम नहीं करना है, एक चाइल्ड को 4 आवर्स से ज़्यादा काम नहीं करना है। अगर वो करता है तो ओवर टाइम की श्रेणी में आएगा। ठीक है, और फिर नाइट शिफ्ट वगैरह है तो नाइट शिफ्ट उसकी जहाँ खत्म होती है, अगर मिडनाइट से आगे क्रॉस कर रही है तो जहाँ वो क्रॉस कर रही है वहां से अगले 24 आवर्स का उसको रेस्ट दिया जाएगा। उसमें जो डे काउंट होगा वो उसके जो शिफ्ट खत्म हो रही है वहां से काउंट होगा अगले 24 आवर्स तक, और जो घंटे उसके मिडनाइट के आगे बढ़े थे उनको पिछले डे में ही काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो ये सब अमेंडमेंट किया गया है। ठीक है, तो फिक्सिंग आवर्स किया जा सकता है। ओवर टाइम, जैसे मैंने आपसे बात की, ओवर टाइम भी कहा गया है जो अमेंडमेंट है उसमें कि डबल की रेट से आपको देना है, और जहाँ एग्रीकल्चर है वहाँ पे 1.5 टाइम से आप दे सकते हो। ठीक है, वेजेस ऑफ वर्कर हु वर्क्स फॉर लेस देन नॉर्मल वर्किंग डे, अगर नॉर्मल वर्किंग डे से कोई कम काम करता है, ज़्यादा की तो हमने बात कर ली। ठीक है, लेकिन अगर कोई कम काम करता है तो उसके लिए क्या है, इन एनी केस वेयर हिज फेलियर टू वर्क इज कॉज्ड बाय हिज अनविलिंगनेस, अगर ये कंडीशंस हैं जहाँ पे उसको नहीं पे किया जाएगा, बाकी हर कंडीशन में उसको भले ही वो कम भी करता है 9 घंटे से, उसको नॉर्मल जो उसकी रेट है पे करने की उसी हिसाब से पे किया जाएगा। कब नहीं किया जाएगा, 2 कंडीशन है कि उसकी अनविलिंगनेस है, यानी वो प्रेजेंट ही नहीं है या फिर वो अनविलिंग, उसको काम दिया जा रहा है, वो जानबूझ के नहीं कर रहा है तो नहीं उसको दिया जाएगा। और दूसरा है इन सच अदर केसेस एंड सर्कमस्टांसेस एज मे प्रेस्क्राइब्ड, अगर और जगह पे अलग अलग ऐसे कुछ चीजें आती हैं तो उसके हिसाब से उसको नहीं पे किया जाएगा। वेजेस फॉर 2 और मोर क्लासेस ऑफ वर्क, एक ही, जैसा मैंने आपको बताया, एक ही इंडस्ट्री है, एक ही वर्कर्स के अलग अलग क्लासेस है तो उनको अलग अलग क्लासेस के हिसाब से किया जा सकता है। लेकिन अगर सेम क्लास है तो उसमें एक जो मिनिमम वेज रेट आपने बनाई है उससे आप अलग नहीं कर सकते, उतना तो आपको देना ही पड़ेगा। वैसे ही मिनिमम टाइम रेट वेज फॉर पीस वर्क के लिए भी आपको उतना ही, जो एक पीस वर्क के लिए डिसाइड है उतना आपको पे करना पड़ेगा। मिनिमम टाइम रेट से आप उसको कम पे नहीं कर सकते। पीस ऑफ वर्क के लिए भी जो मिनिमम टाइम रेट है उससे तो आपको पे करना ही पड़ेगा। मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर एंड रिकॉर्ड्स, रजिस्टर और रिकॉर्ड्स आपको मेंटेन करने चाहिए जिसमें पूरा आएगा, और अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट भी रूल्स बना सकती है, बाकी तो बनाने हैं ही कि
उसमें कौन कौन है, कब कब वो आया, उसी हिसाब से फिर वो क्लेम करेगा। तो देखा जाएगा रजिस्टर के हिसाब से कि कब कब ये प्रेजेंट था, कब कब नहीं था। ठीक है, बात करते हैं इंस्पेक्टर्स की। तो इंस्पेक्टर्स जो है एक ऑफिशियल गैजेट से अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बना सकती है ऐसे पर्सन को जिसको वो ठीक समझे। ठीक है, एंड डिफाइन द लोकल लिमिट्स विद इन विच दे शेल एक्सरसाइज देयर फंक्शंस। तो वो लिमिट डिसाइड कर सकती है जिसके अंदर वो उसके फंक्शंस को करेगा प्रस्तुत। ठीक है, काम वो कर सकता है। इंस्पेक्टर की संख्या में बहुत भारी चेंजेस हैं। ठीक है, जहां महाराष्ट्र में 17,000 काम कर रहे हैं, वहां आप गांव खेड़े में चले जाइए या फिर अलग जो हमारे नॉर्थ ईस्ट है या फिर ऐसी जगह है जहाँ पे कोई देख नहीं रहा है, तो वहाँ 7 ही इंस्पेक्टर है। यही सब दिक्कतें हैं जिस वजह से इसको ये एक्ट जो है पूरा हर जगह अलग अलग है, क्योंकि जहाँ देख नहीं रहे वहां पे कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं जो इलिटरेट भी हैं। इसीलिए लाया गया था कि जो लोगों को पता नहीं है उनको फिर मनमाने ढंग से सैलरी दी जा रही है, उनको कहा जाता है इतना हम देंगे, करना है तो करो, तो फिर बाउंड है, उनको करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर वो क्लेम कर देते हैं, अगर उनकी इतनी उनकी शिक्षा है या कोई उनको बताने वाला आपके मेरे जैसा कि तुम क्लेम कर सकते हो, तो फिर उनको वो उसमें आएगा ऑफेंस में कि आपने इसको बाउंडेड लेबर के रूप में काम करवाया। ठीक है, मिनिमम वेजेस से कम है तो बाउंडेड लेबर में सीधे जाता है। ठीक है, इसके बाद जो है इंस्पेक्टर क्या कर सकता है, इंस्पेक्टर जाके रीजनेबल आवर्स में, जो भी कंपनी के आवर्स है उसमें कभी भी जाके वो देख सकता है कि कौन काम कर रहा है, कितना कर रहा है। एग्जामिन एनी पर्सन, किसी को भी वो एग्जामिन कर सकता है पर्सन को। ठीक है, रिक्वायर एनी पर्सन गिविंग आउट वर्क एंड आउट वर्कर्स टू गिव एनी इन्फॉर्मेशन, कोई भी इन्फॉर्मेशन मांग सकता है कि इसको जितना काम दिया गया था इसने किया या नहीं किया। सीज और टेक कॉपीज ऑफ सच रजिस्टर, रजिस्टर को सीज कर सकता है, कॉपीज ले सकता है। एक्सरसाइज सच अदर पावर्स एज मे प्रेस्क्राइब्ड, और जो भी उसको कहा गया है प्रेस्क्राइब है इस एक्ट के तहत वो कर सकता है। एवरी इंस्पेक्टर शेल बी डीम्ड टू बी ए पब्लिक सर्वेंट विद इन द मीनिंग ऑफ इंडियन पीनल कोड, उसको एक पब्लिक सर्वेंट के रूप में माना जाएगा इंडियन पीनल कोड 45 के तहत। ठीक है, क्लेम्स, अब कौन कौन से क्लेम्स जो है वो किए जा सकते हैं। तो क्लेम देखिए, एक तो है कि आपने मुझे मिनिमम वेजेस को पे नहीं किया, ये तो क्लेम बनता ही है। ठीक है, अब ये क्लेम जब बनेंगे तो अथॉरिटी कौन होगी, तो गवर्नमेंट जो है अथॉरिटी डिसाइड करेगी। ऐसी किसी भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को या पर्सन को क्लेम्स को डिसाइड करने के लिए गवर्नमेंट दे सकती है जो सिविल कोर्ट में जज का काम कर चुका हो, या फिर इस तरह के किसी क्लेम्स का निस्तारण के लिए वो प्रिसाइड कर चुका हो, यानी इस तरह किसी भी समिति का वो प्रिसाइड कर चुका हो एक लिमिटेड टाइम के लिए, उसको गवर्नमेंट बना सकती है जो उसको वो ठीक समझे। ठीक है, और वो फिर क्लेम्स दे सकता है। किस तरह देगा, इन द केस ऑफ क्लेम अराइजिंग आउट ऑफ पेमेंट ऑफ लेस देन मिनिमम rate of wages, payment to the employee of the amount by which the minimum wages payable to him exceed the amount actually paid, together with the payment of such compensation as the authority may think fit, not exceeding 10 times the amount of such excess। तो जो उसका एक्सेस है, ठीक है, जितना उसको पे किया जाना उसके 10 टाइम से ज्यादा नहीं होना चाहिए, उतना क्लेम वो बोल सकती है। In any other case, the payment of amount due to the employee together with the payment of such compensation as authority may think fit, और किसी तरह का है तो जो अथॉरिटी ठीक समझे वो कंपनसेशन वो बोल सकती है। ठीक है, अगर कुछ ऐसा है कि गलत पाया जाता है कि जो क्लेम किया किसी एम्प्लॉय ने वो गलत है, ठीक है, तो ये पे करने के लिए भी बोल सकती है कि एम्प्लॉय को पे करेगा 50 रुपए की यहाँ पे बात है। ठीक है, कि वो उल्टा भी पे करवा सकती है। ये जो भी अथॉरिटी है मजिस्ट्रेट लेवल की होगी, मजिस्ट्रेट लेवल की अथॉरिटी इसमें मानी जाएगी। अगर जो अथॉरिटी मजिस्ट्रेट नहीं है तो और कोई मजिस्ट्रेट इसको आदेश दे रहा है, ठीक है, तो वो भी माना जाएगा। जो ड्यूज रिकवर किए जा सकते हैं उसके केस में जो भी अथॉरिटी का निर्णय है वो फाइनल होगा। अगर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एक्शन, अगर जब ये ट्रायल पूरा चल रहा है उस टाइम पे जो अगर किसी एम्प्लॉयर ने पे कर दिया, एक्सेस में पे कर दिया, वो भी रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, अगर उस कोर्स ऑफ एक्शन में पे नहीं किया तो ये पे करवा भी सकते हैं। और जब इनका सेटलमेंट पे किया जा रहा है या फिर इनके कोर्स ऑफ एक्शन चल रहा है तब मिनिमम रेट ऑफ वेजेस नहीं डिसाइड किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखें कि अगर इनके पास कोई आवेदन है और उसकी ये बात कर रहे हैं तब तक मिनिमम वेज डिसाइड नहीं होगी। इन्होंने कोई कह दिया कि ये अवार्ड है और इसको इस तरीके से पे करना है, तब तक मिनिमम वेज डिसाइड नहीं किया जाएगा। ठीक है, सिंगल एप्लीकेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ ए नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने भी हों एक सिंगल एप्लीकेशन दी जा सकती है अगर जो फाइनल क्लेम है वो 10 टाइम्स ऑफ एक्सेस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पेनल्टीज फॉर सर्टेन ऑफेंसेस,
तो पेनल्टी उसको कैसे पे करनी होगी, तो जो भी जो अंडर सेक्शन 13 मीन्स इसका जो सेक्शन 13 है उसमें मिनिमम वेज से कम आप पे कर रहे हो या और जो ऑफेंसेस हैं उसके आधार पर इसको पे करना होगा। और दूसरा क्या है, पेज टू एनी एम्प्लॉय फीस देन द मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फॉर दैट एम्प्लॉयज क्लास ऑफ वर्क और लेस देन द अमाउंट ड्यू टू हिम अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट के तहत किसी भी रूप में अगर आप मिनिमम वेजेस से कम पे कर रहे हो तो वो लायबल है पनिशमेंट के लिए। जनरल प्रोविजन फॉर पनिशमेंट टू अदर ऑफेंसेस, जो भी अदर ऑफेंसेस हैं उनके लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट या अथॉरिटी जो है वो डिसाइड कर सकती है कि उसको कितना पे करना है। कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस, यानी आपने हमारा ऑफेंस जो है कॉग्निजेंस आप कर रहे हो, उसको अवमानना कर रहे हो, उसको नहीं मान रहे हो, ठीक है, तो वो कर सकती है सेक्शन 22 ए के आधार पे उसको मान्यता दे सकती है, जो भी अवार्ड देना चाहे वो दे सकती है, ठीक है। और ऑफेंस बाय कंपनीज, तो ऑफेंस बाय कंपनीज में जो भी ये मानेगी उसके हिसाब से पे कर सकती है। इसमें कंपनी का मतलब क्या है, इस एक्ट के तहत कंपनी का मतलब है एनी बॉडी कॉर्पोरेट एंड इंक्लूड्स ए फर्म और अदर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स, कोई भी बॉडी जो है फर्म है या फिर इंडिविजुअल्स के रूप में काम कर रही है। डायरेक्टर का मतलब क्या है, इन रिलेशन टू फर्म मीन्स ए पार्टनर इन द फर्म, ठीक है, जो पार्टनर है उसको हम डायरेक्टर कहेंगे। पेमेंट ऑफ अनडिसबर्स्ड अमाउंट्स ड्यू टू एम्प्लॉइज, तो जो मैंने आपसे बोला अनडिसबर्स्ड जो अमाउंट्स हैं उनको ये पे करवा सकती है, और अगर उस कोर्स में कर देता है तो भी करवा सकती है, ठीक है। पेमेंट ऑफ वेजेस, ठीक है, मिनिमम वेजेस नहीं, पेमेंट ऑफ वेजेस। तो पेमेंट ऑफ वेजेस की जहां बात आती है वहां इसी के क्लोज माने जाएंगे। फैक्ट्रीज एक्ट की अगर बात आती है तो उसी के क्लोज माने जाएंगे। ये आप ध्यान रखें कि एक जो है लीगली बाइंडिंग नहीं है, इसलिए अगर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 की बात आती है तो उसको माना जाएगा, जहां भी, ठीक है, फैक्ट्रीज एक्ट आता है तो उसे माना जाएगा। एग्जाम्पशन ऑफ एम्प्लॉयर फ्रॉम लायबिलिटी इन सर्टेन केसेस, कहाँ पे एम्प्लॉयर को छूट है कि उस पर सूट नहीं फाइल होगा, उस पर जो पनिशमेंट है वो नहीं होगा, अगर वो प्रूव कर देता है कि ही हैज यूज्ड ड्यू इंटेलिजेंस टू एनफोर्स द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस एक्ट, उसने तो अपना पूरा काम किया है एग्जीक्यूट करवाने के लिए इस एक्ट को, और दूसरा said other person committed the offense in question without his knowledge, consent और conveyance, उसके मर्जी के बाहर, उसकी जानकारी के बाहर कोई काम हुआ है तो उसको ये कहा जाएगा कि इसको पता नहीं था, उस आधार पर छूट मिल सकती है। बार ऑफ सूट्स मतलब किस किस केस में आप पे जो है केस किया जा सकता है कि आपने मिनिमम वेज पे नहीं किया है, इसके जितने भी एक्ट हैं उनके तहत प्रतिवादी की आपने नहीं मानी है और आपसे जो है रिकवर किया जा सकता है अंडर दिस एक्ट, बाय एन एप्लीकेशन अंडर दिस एक्ट, यानी प्रतिवादी की बात आती है तो उसके आधार पे आपसे वो रिकवर भी किया जा सकता है, ठीक है। एग्जेम्पशन एंड एक्सेप्शंस क्या है, हमेशा से गवर्नमेंट के पास होते हैं। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है कि वो कहाँ पे एग्जेम्प्ट कर सकती है किसी इंडस्ट्री को, ठीक है, किसी लोकेलिटी को, और कहाँ नहीं कर सकती। पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू एड टू शेड्यूल, पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट क्या है, ठीक है, वो शेड्यूल में भी कंपनी ऐड कर सकती है कि किस किस हिसाब से हमें मिनिमम वेजेस रखना है। पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू गिव डायरेक्शन, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्शन दे सकती है स्टेट गवर्नमेंट को। पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स, सेंट्रल गवर्नमेंट हर चीज के लिए मेक रूल्स बनाने के लिए स्वतंत्र है, ठीक है। पावर ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स, और अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट भी जहां चाहे जिस भी रूप में, कमेटी हो, सब कमेटी हो, बोर्ड हो, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड हो, आप जो है रूल्स बना सकते हैं। इसका प्रिसाइडिंग ऑफिसर कैसा होगा, इसकी मीटिंग कैसे होगी, ठीक है। वैलिडेशन ऑफ फिक्सेशन ऑफ सर्टेन मिनिमम रेट ऑफ वेजेस, तो ये कहा गया है कि आपको फिक्सेशन करना है, इसके आधार पर अलग अलग 1954 में, 1957 में, 1976 में जो बार बार इसमें चेंज किए गए। इसके बाद शेड्यूल का पार्ट 1 है जिसमें इंडस्ट्रीज हैं कि मिनिमम रेट ऑफ वेजेस हम कैसे कैसे डिसाइड करेंगे। इसमें पार्ट 1 में सारी लगभग इंडस्ट्रीज हैं, राइस मिल, फ्लोर मिल, दाल मिल, कारपेट मेकिंग अंडर एनी लोकल अथॉरिटी, ऑयल मिल, लेक मैन्युफैक्चरिंग, मीका वर्क सारी रखी गई हैं। और पार्ट 2 में जो है वो एग्रीकल्चर रिलेटेड रखा गया है। स्टेट गवर्नमेंट को अमेंड टू शेड्यूल है, यानी और वो चाहे तो इसमें अमेंड कर सकती है। अब हम बात करते हैं जो मिनिमम वेजेस रूल्स 1950 में जो चेंजेस किए गए, तो एक तो मैंने आपको बताया कि वो नाइट शिफ्ट में और वर्किंग आवर्स को कैसे करेंगे, ठीक है, ये सब उसमें कहा गया। दूसरा क्या कहा गया कि जो इनकी मीटिंग होगी, ठीक है, उसमें किस तरह से होगा, उसमें कैसे सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड में से या फिर एडवाइजरी बोर्ड में से कैसे कोई हट जाएगा। तो अगर कोई जो इनकी मीटिंग्स होंगी, पहली बात तो वो इस तरह से होंगी कि मिनिमम 1/3 उसकी
कोरम किसको माना जाएगा, मीन्स वो मीटिंग वैलिड कब मानी जाएगी, जब मिनिमम 1/3 ऑफ उनके जो मेंबर है प्रेजेंट होने चाहिए। एटलीस्ट 1 मेंबर फ्रॉम एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, दोनों साइड से एटलीस्ट 1 मेंबर प्रेजेंट होना चाहिए। जो चेयरमैन है वो अगर जो रहेगा तब तो चेयरमैन रहेगा ही, प्रिसाइड करेगा ही। अगर वो नहीं है प्रेजेंट तो क्या होगा कि जो लोग आए हैं वो डिसाइड कर लेंगे कि कौन चेयरमैन उसमें रहना चाहिए। अगर वो कोई मेंबर है वो लगातार 3 बार नहीं आता है मीटिंग में, मीटिंग में आने के लिए क्या करना है, चेयरमैन को 15 दिन पहले सबको रिटर्न नोटिस भेजना है कि डेट प्लेस टाइम ये है, आपको आना है। अगर नहीं आते हैं 3 बार तो वो मेंबर की जो उसकी है वो सेसेशन हो जाता है, यानी बंद हो जाती है वो उसकी मेंबरशिप वहां से। और उस मेंबरशिप के बंद होने के 15 दिन के अंदर उसको आपको इन्फॉर्म करना है कि ऐसा ऐसा हुआ है, आप इस वजह से जो है मेंबर नहीं रहे। वो 30 डेज के अंदर इसको वापस से रीअप्लाई कर सकता है कि मैं इन कारणों से नहीं आ पाया था और मुझे फिर से लिया जाए। ठीक है, तो ये सब इसके नियम हैं। स्टाफ किस तरह से रख सकते हैं, और जो टर्म्स हैं सर्विस के, वो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड के लिए 2 साल का रखा गया, और एडवाइजरी बोर्ड के लिए तो जो जिस भी काम के लिए बनी है उस हिसाब से रहेगा। ठीक है, तो ये सब किए गए थे चेंजेस। चेयरमैन रिजाइन कर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट को देके, और अगर कोई और मेंबर चाहता है तो वो रिजाइन कर सकता है चेयरमैन को देके। डिस्क्वालिफिकेशन क्या हो जाएगी, अनसाउंड माइंड है, इंसॉल्वेंट है, या फिर और किसी भी इस एक्ट के जो सेक्शन है उससे आप अलग कुछ अपराध करते हो। ठीक है, मीटिंग्स, नोटिस ऑफ मीटिंग्स, कोरम, ये सब मैंने आपको बताया। ठीक है, समन किस तरह जारी किया जाएगा, समन जो है रजिस्टर्ड पोस्ट से आप दे सकते हो अगर किसी बंदे को देना है, और अगर एम्प्लॉयर्स ऑर्गेनाइजेशन को देना है तो उसका जो हेड है उसको आप दे सकते हो। और इस समन को जो है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के तहत सिविल कोर्ट से जैसे समन आता है उसके रूप में ही माना जाएगा। ठीक है, एक्सपेंस ऑफ विटनेस के लिए उसको एंटाइटल है बोर्ड की, उसको वो एक्सपेंसेस पे कर सकता है। ठीक है, तो ये सब इसके तहत जो है चेंजेस किए गए हैं सेंट्रल रूल्स 1950 के तहत। रेस्ट किस तरह दिया जाएगा, अगर किसी को कंप्लेंट करनी है कि मुझे मिनिमम वेजेस नहीं मिल रहा है, तो उसको 6 मंथ्स के अंदर कंप्लेंट कर देनी है जब से वो नियम लागू हुआ है। कि कोई आपकी पर्टिकुलर कंपनी में भी अगर कोई नियम के तहत आपको मिनिमम वेजेस दी जा रही है तो आप उसके 6 मंथ्स के अंदर कर दीजिए कि मुझे नहीं मिल रही है। अगर आप नहीं कर पाते हैं 6 मंथ्स के अंदर तो आपको एक वैलिड रीजन देना पड़ेगा कि क्यों आप 6 मंथ्स के अंदर नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो ये सब बात की हमने पेमेंट ऑफ वेजेस और इसके संशोधन के बारे में, सॉरी मिनिमम वेजेस और इसके संशोधन के बारे में। तो बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, पूरा देखें, डीपली पढ़ें, क्योंकि डीपली क्वेश्चन आ रहे हैं। जो इसकी पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।